बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी सरनम लर्निंग हब में। आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी लेकर आ गए हैं। आपकी 2025 न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी में जो भी नए टॉपिक जोड़े गए हैं ज्योग्राफी में, उन चैप्टरों को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले हम विषय सूची दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर कुल मिलाकर 10 चैप्टर, 12 चैप्टरों में से 3 चैप्टर आपके शुरुआत के ज्योग्राफी के। ये आपके किसके हैं? भारत एवं विश्व, यानी कि ये ज्योग्राफी के हैं। उसके बाद आपके आ जाएंगे किसके? अतीत के चित्रपट। किसके हैं ये? इतिहास के हैं। ये आपके हिस्ट्री के आ जाएंगे। संस्कृति और विरासत, ज्ञान परंपरा, ये आ जाता है। इसके बाद आएगा शासन प्रणाली और लोकतंत्र, यानी कि हम पॉलिटी की बात करेंगे। उसके बाद हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, एनवायरनमेंट संबंधित चीजें रहेंगी। वस्तु विनिमय, मुद्रा तक, बाजारों की समझ। ठीक है, ये क्या है? ये चीजें वे हैं जिनसे हम इकोनॉमी समझेंगे, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हम दो चीजें देख लेंगे। ठीक है, बाकी आप सर से पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे भारत एवं विश्व, भूगोल एवं उनके निवासी। ठीक है, पहला चैप्टर है इसमें भारत की भौगोलिक विविधता। मतलब भारत में भौगोलिक विविधता के किस प्रकार की? भौगोलिक विविधता का मतलब होता है कि जो भी चीजें हैं, ठीक है, जिससे पर्वत, पहाड़, मैदान, इन सब में किस प्रकार से विविधता है और इससे संबंधित कौन कौन से जो तत्व हैं, प्रदेश हैं, इस प्रकार से भी बंटवारे, प्रादेशिक विभाजन भी हम कह सकते हैं। तो भारत का भौगोलिक विविधता भौगोलिक तत्वों मतलब भौतिक स्ट्रक्चरों में, भू आकृतियों में कहाँ कहाँ पर कैसी विविधता पाई जाती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। अरविंद जी का एक यहाँ पर दे रखे हैं विचार है, यह देश यानी कि हमारा भारत अपने भूगोल के कारण अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। मतलब एक ऐसा देश है भारत जहां पर ऊपर की ओर पर्वत मिलेंगे, फिर आपको मैदान मिलेगा, यहाँ पर प्लेटू रीजियन मिलेंगे, और फिर तटीय मैदान मिलेंगे। मतलब हर एक भौगोलिक तत्व जो भी विविधताएं पाई जाती हैं, पठार मैदान, ये सारी चीजें भारत में मौजूद है। ठीक है, यही इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की विशिष्ट योगदान देता है। ये अरविंद जी का मत है। ये प्रपात है, आप कर्नाटक का है, जोग प्रपात, जलप्रपात है ये जलप्रपात देख सकते हैं आप। यहाँ पे कई टरबाइन लगाकर बिजली विद्युत उत्पादित होती है। ऐसे अनेक भौगोलिक विशेषताएं। ये जब जलप्रपात कैसे बनते हैं, जब कोई प्लेटू रीजन से अचानक ढाल में अंतर आ जाए, खड़ा ढाल आ जाए, तो वहां से जल इस प्रकार से गिर जाता है, आता है तो गिर जाएगा। जैसे कोई एक सरफेस है, अचानक उसके ढाल में एकदम खड़ा ढाल आ जाए, नीचे फिर मैदान आ जाए, तो ये जल यहाँ से आ रहा है तो अचानक गिरेगा ना आके, तो वही जलप्रपात बन जाता है। ठीक है, चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। तो 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम हमारे जो भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं वो राकेश शर्मा। उन्होंने जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी से बात की थी, जब इंदिरा गांधी ने उनसे यह प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने उत्तर दिया था कि सारे जहां से अच्छा। इस पर एक कविता भी है। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कविता भी है। और अभी जो सुधांशु द्विवेदी शायद गए थे अभी अंतरिक्ष में, उन्होंने उनसे भी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि भारत आज भी सभी देशों से अच्छा दिखता है ऊपर से, अंतरिक्ष से। ठीक है, तो ये बात इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछी थी, तब भी यही कहा गया।
आइए इसमें कुछ पता लगाएंगे हम इस पुस्तक के माध्यम से कि क्या कहने का प्रयास कर रही। इस पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के मानचित्र का अवलोकन कीजिए। अंत में एक मानचित्र दे रखा है आपको, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, मतलब वही चीजें हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, इस प्रकार से आप दिखाए गए हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा देखेंगे क्या, पर्वत एरिया है, हिमालय है, हिमालय क्षेत्र, ठीक है, हिमालय है। उसके बाद यहाँ पर विशाल, ये क्या है, विशाल, इसके हिमालय के जस्ट लगा हुआ मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर फिर भी प्लेटू आ जाता है बीच में, दक्कन ट्रैप कहते जिसको, और आसपास इधर पश्चिमी घाट, उसके बाद पश्चिमी तट और पूर्वी तट है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मानचित्र में तो यही पाएंगे क्या, भू आकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, ये सब रहे। आप मानचित्र पर कौन कौन सी भू आकृतियों की पहचान कर सकते हैं, मानचित्र पर अलग अलग रंगों का कार्य तात्पर्य है, संकेत मानचित्र, ये सब मतलब पूछ रहा है कि किन कौन कौन से, तो आसानी से हम पता लगा सकते हैं। ऊपर हिमालयी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट पर भी मिलती हैं। यहाँ पर विंध्य श्रेणी, ये प्लेटू क्षेत्र में आ जाते हैं। उसके बाद ये हमारा पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, गंगा का विशाल मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, ये सब रहते हैं। तो ये भौगोलिक विशेषताएं हैं, भौगोलिक आकृतियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। इन्हीं के बारे में अध्ययन हम करेंगे। इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते रहिए, कह रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यहाँ से कुछ फैक्ट निकलते, इसमें फैक्ट भी दे रखे हैं। पहले ये सब चीजें 10th लेवल में पढ़ाई जाती थी विस्तार से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, पहला सबसे बड़ा देश रूस है, और एशिया महाद्वीप का भाग है। कहाँ का है महाद्वीप, हम पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में, क्लास 6 में हम महाद्वीप पढ़ के आए हैं। कितने महाद्वीप, एशिया, अब यूरोप, अमेरिका, अमेरिका में 2, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो उसमें जो एशिया वाला भाग है उसमें क्या मिलेगा, भारत मिलेगा, और विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अपने पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर यह एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है। मतलब ये पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी पड़ोसी देश में है, लेकिन ये यहाँ पर एशिया में एक बृहद भूभाग का निर्माण करता है, जो कि पहले एक अखंड भारत का नाम आपने सुना होगा, पहले था, तो उसी के बारे में बता रहा है। पहले एक विशाल पूरा एक भूखंड था, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये इसे हम क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। सामान्यता तो भारतीय उपमहाद्वीप क्वेश्चन बनेगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार इसमें शामिल रहेंगे। ये बात यहाँ से याद आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। महान पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, ये पहला। दूसरा गंगा और सिंधु का मैदान। तीसरा मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिणी प्रायद्वीप और द्वीप समूह। 5 हम प्रमुख ऐसे चीजों में बांट सकते, ऐसे बांट तो हम फिर तटीय भागों को भी सकते हैं। इस अध्याय में इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इन भू आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने पर कैसी प्रतीत होती। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी। हिमालय की पर्वत की अब हम बात करेंगे, जबकि थार का मरुस्थल जो है वो अरब सागर और भारत की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। मतलब ये उत्तर की दिशा में है, उत्तरी सीमा बना रहा है, ये पश्चिमी सीमा। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित है। ये एक नेचुरल नेचुरल क्या है, बॉर्डर हैं, नेचुरल बॉर्डर ऊपर आपका पूरा घेरे हुए है हिमालय पर्वत। फिर आप देखेंगे कि जो इधर की ओर बंगाल और बे ऑफ बंगाल, नीचे हिंद महासागर, उधर आपका रेगिस्तान, अरब सागर, ये सब एक कह सकते हैं कि पूरा नेचुरल बॉर्डर से हैं।
ये भौगोलिक विशेषताएं भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति, इतिहास को भी आकार देने का प्रयास करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला को विस्तार से। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम पढ़ेंगे विस्तार से। हिमालय पर्वत श्रृंखला, आ जाओ भाई हिमालय पर्वत श्रृंखला। मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए। मानचित्र साथ साथ होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो, ये चित्र आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस पर आते हैं कि जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र आपका एक सैटेलाइट के द्वारा खींचा गया चित्र। ठीक है, सैटेलाइट क्या होती हैं? पृथ्वी की कक्षाओं में, ऑर्बिटों में भ्रमण करती हैं। ठीक है, यहाँ से इतना उसको ईंधन देकर भेजा जाता है रॉकेट के माध्यम से कि वो इस जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र उसको पार कर पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर घूमने लगता है। ठीक है, कई प्रकार के आपके सैटेलाइट भी होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी बात आप बता दें। सैटेलाइट एक ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के साथ घूमते रहते, एक स्थान पर, एक स्थान को क्या करते रहते, लोकेटेड करते रहते, देखते रहते वहां का चित्र। ठीक है, उनमें हम कमांड डालकर ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं कि वो वहां से हटकर दूसरी जगह का चित्र ले सकता है। अलग अलग, कोई मौसम विशेषज्ञ सैटेलाइट है, कोई भूखंड को देख रहा है, कोई सागरों में, ठीक है, लहरों को देख रहा है कितने, और कोई भूकंप, ज्वालामुखी, इन सबको देख रहा है। तो अलग अलग प्रकार के नामों से सुसज्जित सैटेलाइट बनाए गए हैं और उनको अलग अलग कार्य रहते हैं। तो ये सैटेलाइट के माध्यम से खींचा हुआ चित्र है किसका? हिमालय का। ये बृहद हिमालय, ये है पश्चिमी, ये वेस्टर्न भाग से यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पर ईस्टर्न, यहाँ तक इस प्रकार से फैला हुआ है। और ये आपका है तिब्बत का पठार। ये क्या है? तिब्बत प्लेटू, तिब्बत का पठार है ये। इस तिब्बत का पठार को विश्व की, पूरे भारत में तो है ही नहीं, विश्व की हम कह दे सकते हैं छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत, क्योंकि ये जो प्लेटू है ये सबसे ऊंचा है और फ्लैट है। ठीक है, कैसा है? फ्लैट है, मतलब एक छत प्रकार की कैसी हो सकती है? फ्लैट, इस प्रकार का सरफेस होना चाहिए जो फ्लैट हो, उसमें कोई चावल ज्यादा ना हो। तो एक फ्लैट लैंड है यहाँ पर और ऊंचाई में है, इसलिए इसको कहते हैं इसकी छत। चूंकि पहाड़ कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले पहाड़ होते हैं। तो इस नुकीले पहाड़ को हम क्या कह सकते हैं? छत तो कहेंगे नहीं। तो प्लेटू सबसे जो ऊंचा पाया जाएगा। अब इन पर्वतों के बीच में ये स्थान एक प्लेटू है जिसको हम तिब्बत का प्लेटू कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इस चीज को कहते हैं विश्व की छत। क्या कहते हैं? छत। तो ये तिब्बत का प्लेटू है। तो ये हिमालय पर्वत आप यहाँ से देख सकते हैं कितने चाबच हैं, यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ जमी है। ये सैटेलाइट द्वारा लिया गया मैप है। अब हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई देखिए। यह एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर, प्राचीर का मतलब प्राचीन से है, के समान प्रतीत होता। क्या आप मानचित्र की संकेत सूची के माध्यम से हिमालय के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं? मैप कहाँ है भाई? मैप में आप देखिए कि अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का हिमालय पर्वत। ये है मैप आपका, इसी बुक में दिया हुआ है। इस मैप में आप देखिए कि हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितनी ऊंचाई है, क्या सब अनुमान लगाइए। यहाँ से लेकर, भारत की बात करें तो यहाँ से लेकर इस प्रकार से ये हिमालय पर्वत आपका विस्तृत है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका हिमालय पर्वत। इसको एक तलवार की आकृति नुमा बताया जाता है। भारत को एक तलवार की आकृति नुमा बताया जाता है। ये हाथ पकड़ने का हो गया और ये तलवार, तलवार टाइप का पूरा फैला हुआ है। तो इसे, ठीक है, जिसका उत्तल सिरा इधर की ओर है और ये अवतल सिरा है। तो ये आपका क्या है? हिमालय पर्वत है। यहाँ पर ऊंचाई का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट,
जिसकी ऊंचाई 8000 कुछ मीटर में है, तो वो यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, यहीं पर पाई जाती है, इसी हिमालय में। हिमालय पर्वत चूंकि भारत में ही नहीं, नेपाल, भूटान, चीन और इधर भी फैला हुआ है, तो वो बहुत ऊंचाई में है। तो माउंट एवरेस्ट भारत में तो नहीं पाई जाती, वो नेपाल के इधर पाई जाती है। ठीक है, तो ये है आपका भारत का मैप, इसमें आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। गर्मियों में पर्वतों पर जमी बर्फ पिघलती है और यहीं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रमुख जल स्रोत बनता है। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है समझाने के प्रयास। गर्मी जब आती है, जो बर्फ जमी हुई है पहाड़ों पर, वो पिघल कर जल के रूप में धारण होते हैं, और वही जल प्रमुख नदियों की जलधारा में मिलकर वो जल आपकी नदियां बन जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई ग्लेशियर है, इस पर बर्फ जमी हुई है। अब ये बर्फ जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो हीट होगी, इससे क्या होता है, जल रिसकर धीरे धीरे एक स्थान से बहने लगता है, और वो आगे जाकर उसमें और भी जल धाराएं मिलकर एक बृहद जलधारा का निर्माण हो जाता है, जिसको हम नदी कह देते हैं। इस प्रकार से नदियों का उद्गम होता है इन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से। बर्फ के खंड, भूखंडों के बड़े बड़े विशाल भूखंड जो एक विशाल पर्वत पर जमे हुए हैं, वर्ष भर धीरे धीरे पिघलते रहते हैं। पूरे पिघल जाएंगे तो एक अचानक बहुत बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे पिघलते हैं, और फिर जब मौसम बदलता फिर उन पर बर्फ पड़ जाती है। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है। ये नदियां और इनकी सहायक नदियां लोगों के पीने योग्य जल की तथा कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती हैं और करोड़ों लोगों के जीवन को सुगम बनाती हैं। इसीलिए कभी कभी हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है। हिमालय की अनेक संस्कृतियों और आस्थाओं का केंद्र भी है। इन पर्वतों को पावन माना जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण ये तीर्थ स्थल आज भी संपूर्ण विश्व में संतों, महात्माओं तथा आध्यात्मिक साधकों को का ध्यान अपनी ओर खींचते। मतलब यहाँ पर चूंकि पहले के लोग क्या थे, नेचर से जुड़े रहते थे। ठीक है, पहले के लोग क्या करते थे, नेचर से जुड़े रहते थे। वो लोग नेचर को प्रधान मानते थे। मतलब वो समझते थे कि जो नेचर है उसी से हमारा जीवन चल रहा है, और आज वो भी तय है कि उसी से चलता है। लेकिन आजकल मानव क्या करता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका दोहन कर रहा है, नई नई खोजों के लिए काफी ऐसी चीजें कर देता है, क्रियाएं कर देता है, जिससे नेचर को हानि होती है। नेचर को हानि होती है तो मानव पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो पहले के लोग क्या करते थे, नेचर से जुड़े रहते थे, सामंजस्य बनाकर, तालमेल बनाकर रखते थे। पेड़ों को कम काटना, ठीक है, अगर काट भी रहे तो उससे दुगने पेड़ को लगाना, ऐसी क्रियाएं, और उनकी पूजा करना। ठीक है, उनमें काफी परंपराएं चलती थी। आज भी जैसे जनजाति लोग जो हैं, तो वो ऐसे कृत्य करते हैं, शिकार करते हैं, उससे भोजन यापन करते, प्रकृति को पूजते हैं। ठीक है, नदियों के जल को पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। तो ऐसी चीजें क्या है, आज भी ऐसी कई जनजाति हैं जो नेचर के साथ तालमेल बनाकर रहती हैं। अमेजन घाटी में कई ऐसी जनजातियां रहती हैं। भारत में ऐसी, जैसे आप देख सकते हैं कि पूर्वी में मेघालय में गारो खासी, ठीक है, खासी जो जनजातियां हैं वो इस प्रकार की प्रथाओं में विश्वास रखती हैं। तो इसी प्रकार से पहाड़ों पर भी कई जनजातियां रहती हैं। जैसे एक गुर्जर जनजाति रहती है वहां पर। ठीक है, पहाड़ी लोग वो क्या करते हैं कि पहाड़ों पे अपनी कंदराएं बना ली, कोई एक धार्मिक स्थल बना लिया पहले के लोगों ने। तो वो आज भी परंपराओं की तरफ से चलता आ रहा है, उसको लोग पूजते हैं, वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर लोगों की आस्थाएं जुड़ गई हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, धार्मिक स्थल भी वहां पर हैं, और आजकल तो पर्यटन के लिए भी लोग जाते हैं, घूमने फिरने के लिए। व्यूअर्स भी अब आजकल बहुत जाने लगे हैं। ठीक है, भागीरथी, अब अनदेखा ना करें कि भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है। यह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। मतलब जो भागीरथी नदी है, गंगा का उद्गम गोमुख गंगोत्री माना जाता है, लेकिन गंगा एक मेजर, मतलब जैसे ये हिमखंड है, यहाँ से सीधा गंगा निकली नहीं, गंगा का नाम आगे पड़ा। इसमें कई सहायक नदियां हैं, मिलकर आगे गंगा का निर्माण करती। भागीरथी है, मंदाकिनी है, और कई सारी सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलकर एक बृहद
जलधारा का निर्माण करती है, जिसको गंगा कहते हैं। ठीक है, तो भागीरथी नदी क्या है, गंगा की एक सहायक नदी है और प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड में गोमुख, एक गाय के मुख के समान एक पर्वत है, ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। ठीक है, यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है और यह असंख्य तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गोमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ भी है। अगली बार जब आप गंगा को देखें तो याद रखें कि इसकी यात्रा वहीं से आरंभ होती है। मतलब ये गंगा का कह देते हैं कि गंगा का उद्गम यहीं से है, गंगोत्री से। ये गोमुख आकार का देख सकते हैं आप, ये रियल चित्र है। तो यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, फिर भागीरथी आगे गंगा में जाकर गंगा नाम कहलाता है। ठीक है, ये जब हम आप अपवाह तंत्र पढ़ते हैं आगे तो आप और विस्तार से इन चीजों को देखें। तो बस ये याद रखिए कि गंगा का गंगोत्री से उद्गम यानी मेजर उसको भागीरथी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय कैसे बना, एक विशाल भूखंड ऐसे कैसे बन गया। आप अगर 6 के छात्र नहीं हैं तो आपको पता होगा कि प्लेटों के टकराने से भूखंड उठ गया, वलय हो गए, वलय पड़ गए, फोल्ड पड़ गए, इस प्रकार की। ठीक है, ये अगर आप बेहतर शिक्षा प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी एक कंप्लीट ज्योग्राफी बैच चल रहा है, जो अब फ्री है बिल्कुल। वहाँ पर आप जाके हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं उससे। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं इसका निर्माण शॉर्ट में दे रखा है। हम समझते हैं बहुत समय पहले भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था। इस चीज को समझना जो अब ये कह रहा है, भारत क्या था, एक गोंडवाना। अब इसको समझ लो पहले पूरी, फिर हम पढ़ते हैं जो क्या है। एक पृथ्वी थी, मतलब पृथ्वी है, उस पर क्या एक भूखंड था, पूरा विशाल भूखंड जुड़ा हुआ था। जितने भी आज महाद्वीप आप देख रहे हैं पूरे एक साथ ज्वाइंट थे। कैसे हुए थे? जुड़े हुए थे, जिसको हम पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया। और एक पूरा महासागर था, मतलब जितने भी सागर हैं वो सारे जुड़े हुए थे, कहीं पर भूखंड अलग नहीं था। ठीक है, पूरे सागर जुड़े हुए थे, जिसको हम पूरा नाम कहते थे महासागर, जिसका नाम था पैंथालासा। क्या था? पैंथालासा। याद रखना, पैंथालासा और पेंजिया। फिर क्या हुआ, ये बीच से टूटा, एक उत्तरी भाग बना, एक दक्षिणी भाग। तो जो दक्षिणी भाग था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और ऊपर वाला कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड इसी की चर्चा कर रहा है कि विशाल था, जो कि दक्षिणी वाला था। फिर जो अंगारा भी दो भागों में टूट गया, पूर्व पश्चिम, नीचे वाला भी दो भागों में टूट गया। भारत क्या था? इसी गोंडवाना लैंड का भूभाग था। समझ गए? आगे जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था, अफ्रीका समझ रहे हो, इसका पड़ोसी अफ्रीका था, मतलब अफ्रीका वाला जो भाग है, इस प्रकार से समझो, ये अफ्रीका है, इसका पड़ोसी था भारत का। भारत इससे जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से ज्वाइंट था। ठीक है, कालांतर में, पुरानी बात है, क्या हुआ, यह भूभाग अलग हो गया। किससे? अफ्रीका से। और धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, थोड़ा से उत्तर पूर्व की कह सकते हैं। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व, कितना? 5 करोड़ वर्ष पूर्व यह यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया और उससे टकरा गया। यूरेशिया, आज का यूरोप और एशिया पूरा एक था। ठीक है, उसको यूरेशिया कहते हैं। उस भूखंड से क्या हो गया? टकरा गया। और यूरेशिया किसका भाग था? अंगारा लैंड का। तो जैसे ही भारतीय भूभाग ने यूरेशिया को धकेला, उनके बीच की भूमि अवलित, सिलवट कर, मतलब वो उसमें वलय पड़ गए, फोल्ड पड़कर ऊपर उठने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कालीन को धकेलने पर उसमें सिलटें पड़ जाती हैं, इसी प्रकार विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, मतलब जैसे आप एक कालीन, कोई एक सरफेस पर, जमीन पर कोई कालीन बिछी हुई है, उसको एक और, ठीक है, किसी दीवार के सहारे लगा दो, फिर एक और ऐसे धक्का दो। ठीक है, ये है कालीन, इधर दीवार से सटी हुई है, फिर ऐसे धक्का दो तो उसमें ऐसे फोल्ड पड़ते हैं। उसी प्रकार जब ये प्लेट आकर टकराई, देख सकते हैं आप,
ये प्लेट थी पहले इसका हिस्सा, इसके साथ आई, ये ऐसे चलती आई और जब इससे आके यूरेशिया से टकराई तो इसमें इस प्रकार के फोल्ड बन गए। क्या बन गए? फोल्ड। और वही एक बृहद हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है। मतलब आज भी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को एक वर्ष में लगभग 5 सेंटीमीटर धकेल रही है। मतलब धकेल रही है तो धकेलेगी तो और ऊपर का भाग उठ रहा है। मतलब आज भी जो हिमालय पर्वत है वो वृद्धि कर रहा है, ऊंचाई में उसकी लगातार वृद्धि हो रही है। आपके बालों के बढ़ने की दर से बहुत धीमी है। जो आपके बाल जितने गति से बढ़ते हैं उससे भी धीमी गति से ये आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हिमालय प्रतिवर्ष धीरे धीरे लगभग 5 किलोमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है और एक सहस्राब्दी में इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाएगी। मतलब अब आगे की बात करें तो लगभग 5 मीटर और बढ़ने की आशंका है। ये देखिए हिमालयी शैलों में मुड़ी हुई परतें आप देख सकते हैं, चित्र है, ये फोल्ड टाइप के पड़े हुए हैं। तो ये क्या है? यही है हिमालय पर्वत, फोल्ड टाइप का बना हुआ है, फोल्ड से बना हुआ है। ठीक है। फोल्डेड माउंटेन, माउंटेन के प्रकार होते हैं। ठीक है। माउंटेन के प्रकार होते हैं, पहला होता है फोल्डेड माउंटेन। कौन सा होता है? फोल्डेड माउंटेन। और दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन। कौन होता है? ब्लॉक माउंटेन। इन दोनों को समझ लो। फोल्डेड माउंटेन क्या हो रहे? वलय पर्वत। वलय पर्वत क्या होते हैं? ऐसे पर्वत जो प्लेटों के टकराने से, यानी कि जब संपीड़न बल कार्य करता है तो दोनों प्लेटें टकराती हैं और टकराने से फोल्ड पड़ते हैं। और ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब कोई भाग ऐसे बीच का भाग उठ जाए, भ्रंश जब पड़ते हैं। भ्रंश पड़ने से ब्लॉक पर्वत, ऊपर का एक खंड जैसे ये है, ये भाग है, पहले ऐसे था, फिर क्या हो गया, इसमें ऊपर वाला भाग ऐसे ही बीच का उठ गया और आसपास का क्षेत्र वैसा का वैसा ही बना रहा। तो ये जो ऊपर का उठा वाला भाग है इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्लॉक पर्वत। ठीक है। इसको वैसे गार्ज भी कहते हैं, कैनियन भी कहते हैं। ठीक है। गार्ज कैनियन नहीं कहते, और कुछ कहते, तो इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दो प्रकार के पर्वत आपको समझ में आते। तो हिमालय कैसा है? फोल्डेड माउंटेन है। और भी आप देख लिए एंडीज पर्वत फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है। ये सब चीजें आप तैयार रखिए। आइए, हिमालय को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब हिमालय को आप समझो, हिमालय की उत्पत्ति समझ में आ गई कैसे हुआ। अब इसको समझो कि किस प्रकार का हिमालय है। हिमालय कैसा है ऐसा समझो। अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर की ओर, ये है पश्चिम, ये है पूर्व। तो अगर हम इधर से इधर की बात करें तो हिमालय पर्वत कैसा है? एक ये श्रृंखला है, उसके बाद थोड़ा गैप है, फिर एक ये श्रृंखला है, फिर थोड़ा गैप है, उसके बाद फिर एक ये श्रृंखला है। समझ गए विस्तार? अब ऊपर से नीचे, उत्तर से नॉर्थ से साउथ देखो। नॉर्थ से साउथ क्या है? पहले एक ये श्रृंखला है, उसके बाद बीच में गैप आ रहा है। एक ये श्रृंखला है पर्वत की, फिर गैप आ गया, फिर एक नई श्रृंखला बन रही है, फिर एक गैप आने के बाद फिर एक नई श्रृंखला बन रही है। ठीक है। ये हम नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस बता रहे हैं। ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ का है। मतलब एक सबसे ऊंची वाला भाग हो गया चोटी, एक पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला क्या होती समझ रहे हो? पर्वतों की श्रृंखला, मतलब उसमें कई छोटी छोटी पहाड़ियां या बड़ी बड़ी पहाड़ियां मिलकर एक श्रृंखला टाइप की रहेंगी, उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। बीच में फिर क्या है? घाटियां हैं, एक कहते हैं इनको, एक गैप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गैप, गैप कहते हैं। तो ये गैप बने हुए हैं बीच में दो। ठीक है। तो ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, नॉर्थ से साउथ। और इस प्रकार से इसमें दर्रे, ये गैप पाए जाते हैं इस प्रकार से लंबे लंबे। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब इसको पढ़ो। पहला वाला है हिमाद्री या बृहद हिमालय, जिसको हम ट्रांस हिमालय भी कह सकते हैं। पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊंची और सर्वाधिक विकट है। मतलब इसमें बहुत ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा जैसे गगनचुंबी पर्वत शिखर स्थित है। यह क्षेत्र संपूर्ण वर्ष हिमाच्छादित रहता है। मतलब यहाँ पर वर्ष भर हिम से ढके रहते हैं पर्वत। यहाँ जीवन अत्यंत कठिन है, यहाँ मानव बस्तियां अधिक नहीं है, बहुत कम
भले ही मिल जाए, जब गर्मी का समय हो तो जो चरवाहे हैं वो पहुंच जाते हैं ऊपर की ओर घास फूस थोड़ा चराने। हिमाचल लघु हिमालय, दूसरा है हिमाचल प्रदेश वाला लघु हिमालय। बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित और इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवास के लिए उपयुक्त है। नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग और शिमला आदि ऐसी लोकप्रिय जो पर्वत पर्यटन स्थल हैं वो इसी लघु हिमालय में पाए जाते हैं। मतलब उससे ऊंचाई कम है, ऊंचाई कम है तो बर्फ भी वहां पर कम रहेगी, हरियाली भी आ जाएगी और सामान्य जीवन स्तर आप जीने के लिए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक पहाड़ियां। बाह हिमालय, हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला बनती, जिसमें घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल सम्मिलित। ये गिरिपाद वन्य जीवों से समृद्ध हैं, जो हिमालय और गंगा के मैदान के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। मतलब गंगा का मैदान और पहाड़ियां के बीच, यहाँ से ही गंगा का मैदान शुरू हो गया और इस शिवालिक श्रेणी का समापन। मतलब ये जो शिवालिक श्रेणी है वो कैसे बनी, देखो जब कोई पर्वत ऐसे उठता रहता है, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जब हमने अभी पढ़ा हमने कि ये हिमालय पर्वत बढ़ रहा है, तो ये उत्थान हो रहा है, इसमें ऊंचाई बढ़ रही है। इसकी ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ जो मुलायम चट्टानें हैं, इसमें जब भार बढ़ जाता है, सहन नहीं कर पाता, तो ये यहाँ से टूटने लगता है। आप देखो कि कोई मिट्टी का ढेर है, जितना आप उसको ऊपर ऐसे लाते रहो तो वो फैलता रहता है और उसको टूटने का कार्य भी, अगर उसमें संगठन अच्छा है तो वो टूटता है। तो टूट कर ये मिट्टी जो है इधर गिर गई, ठीक है, मिट्टी इधर गिर गई टूट के, तो इधर भी एक ढेर टाइप का बन गया। छोटी छोटी संगठन से धीरे धीरे गिरने से एक छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यही जो श्रेणियां हैं इसी को शिवालिक श्रेणी कहते हैं, जो इसके टूटने फूटने से जो ऊंचे बृहद और लघु हिमालय हैं उनकी चोटियों के मलबे से बने हुए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अनदेखा ना करें। क्या है, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को काठ कुनी अथवा धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, नीचे पत्थर है, ऊपर लकड़ी के छतें लकड़ी टाइप की बना के, तो इसको कौन सी पद्धति कहते हैं, काठ कुनी या धज्जा देवरी पद्धति कहते हैं। और लकड़ी के संयोजन का उपयोग किया जाता है। देखो इसको, ये घर है, इस घर में नीचे पत्थर भी हैं यहाँ पर और ऊपर लकड़ियों के बना देते हैं। ऐसे आवाज इसलिए जो वहाँ पर लकड़ी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, लकड़ियों से आवाज इसलिए बनाए जाते हैं, हल्के रहते हैं। और क्या रहता है कि वहाँ पर जो पक्के जो घर हैं वहाँ बनाने में दिक्कतें आती, ठीक है, वहाँ पर आए दिन भूकंप वगैरह आते रहते, तो भारी इमारत है जल्दी ढहेगी। ठीक है, वहां पर खोदने के लिए उसको बेसमेंट देने के लिए भी काफी चाहिए। लकड़ी क्या है, अपना आसानी से उसको टंग जाता है, हल्का रहता है, बना रहता है। ठीक है, इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और लकड़ी के संयोजन का उपयोग किया जाता है। पत्थर भी रहेगा नीचे, ऊपर लकड़ी कर दी जाती है। न केवल घर को गर्म रखता है बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति में क्षति भी बच जाता है। तो मतलब ये चीज क्या रहती, गर्म भी रखता है और ये अब हल्का छोटा भूकंप भी आएगा तो उससे भी आप बच जाएंगे। एक और चीज देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अलग से तैयार करने पड़ते हैं। में वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। उस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कौन सा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर अनेक प्रकार की जैव विविधता, ये देख सकते हैं आप, ये रीजन जो क्षेत्र है यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, जैसे इसमें शामिल है आपका ये वाला भाग, ये एक पक्षी है, ठीक है, हिमालयी मोनल नर पक्षी है, जो हिमालयी मोनल। ये एक बौद्ध मठ है, लद्दाख में बौद्ध मठ स्थित है। ये एक कोई नदी है, देखते हैं चौथे नंबर पे क्या है, हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हुई ब्यास नदी, ये ब्यास नदी है। ये चीता है कि बिल्ली है, ठीक है। 5 नंबर पर हिम तेंदुआ है,
ठीक है। ये हिमालय कुछ बाजार वगैरह, फूल वूल, ये सब चीजें आप रियल इमेज देखकर अच्छा लगता है कि हाँ ऐसी चीजें हैं। इसमें घूमने कभी आपको जाने का अवसर मिले तो जरूर जाइएगा। अब आ जाते हैं भारत का शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मरुस्थल को समझो, ठीक है। एक शुष्क मरुस्थल, एक शीत मरुस्थल। मरुस्थल का ऐसा कहते हैं जहां पर जैव विविधता बहुत कम हो, ठीक है, बंजर भूमि पड़ी हो, तो उसको हम मरुस्थल कहेंगे। जहां पर मानव जीव जंतु बहुत कम, वनस्पति पाए जाए। अब शीत में क्या है, जहां पर बर्फ है, बर्फ है और बर्फ के ढके हुए में हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, ठीक है, बर्फ उनमें खुल गई तो चट्टाने हैं बंजर टाइप की, तो उसको कहते हैं शीत मरुस्थल। और गर्म मरुस्थल आपको पता ही है, रेत वाला भाग, रेतीला भाग हो जाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत छोटे छोटे कर। तो मरुस्थल सब सुनते ही मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है। देखिए ये देखो, हमने कहा था वही बात है कि उष्ण, कि सूखे गर्मी मरुस्थल है तो गर्मी होगी फलाना, नहीं, ये शीत मरुस्थल है। मरुस्थल शीत भी होते हैं, और भारत में भी एक ऐसा शीत मरुस्थल है, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, लद्दाख वाला भाग। वहां पर बहुत कम हरियाली पाई जाएगी, ठीक है, लोग भी कम बसते हैं, जीव जंतु भी कम पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। जहाँ सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और भूभाग उबड़ खाबड़ है, जिसमें चट्टानी क्षेत्र, गहरी घाटियां और पेंगोंग, पेंगोंग त्सो, त्सो का अर्थ है झील, पेंगोंग झीलें वगैरह सम्मिलित रहेंगे। मतलब वर्षा होती नहीं है। वर्षा क्यों नहीं, हिम पड़ती है। हिम से तो कोई, जब वर्षा नहीं मिलेगी, वनस्पति को जल नहीं मिलेगा तो कैसे काम बनेगा। तो ये शीत मरुस्थल कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल उबड़ खाबड़ भाग है, अच्छा लगता है व्यू के लिए, लेकिन ये एक मरुस्थल है। यहाँ की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती, इसीलिए इसे चंद्र भूमि कहा जाता है। चंद्रमा की भूमि जैसी है, मतलब वहां पर भी वनस्पति वगैरह नहीं तो उस प्रकार से दिखती है, तो इसीलिए इसको चंद्र भूमि के नाम से भी संबोधित करते हैं। भूगर्भ शास्त्री इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा है, कि जब भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया, भारतीय भाग यूरेशिया से टकराए तो पहाड़ मुड़ गए थे। यह मुड़ा हुआ भाग कभी एक महासागर का हिस्सा था, और इसीलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई हैं। यहाँ पर क्या बात कही है कि पहले ये भूभाग जहाँ पर पर्वत बना है, वहां पर पहले सागर था। इसके तत्व भी मिले हैं, जो सागरी जीव हैं उनके फोसिल्स वगैरह भी मिले हैं, तो उससे ये है कि हाँ नीचे पहले क्या था, सागर, अवसाद मिले। अब क्या था कि जब ये वाला हमने बताया था अभी कि पृथ्वी पर पूरा एक बड़ा भाग था पेंजिया, ये टूटा जब बीच से, तो बीच में क्या बन गया, इसके बीच में एक सागर आ गया। सागर, एक छिछला सागर बहुत पतला सा बना, ठीक है, जिसका नाम था टेथीस सागर। इसका क्या नाम था, टेथीस सागर। टेथीस सागर बना। टेथीस सागर वाले स्थान पर ही क्या हुआ, जब प्लेट इधर से एक टकरा के गई तो वो टेथीस सागर था, एक छिछला सागर था। उसी सागर के ऊपर फिर एक फोल्ड पड़ गए। फोल्ड भी कैसे पड़ते हैं, फोल्ड को समझ लो अगर समझना है तो। एक होती है भूसन्नति। क्या होती है, भूसन्नति। भूसन्नति इस प्रकार की होती है। एक ऐसा भाग होता है यहाँ पर धीरे धीरे, एक सागर का भाग है ये मान लो, नदियों द्वारा यहाँ पर अवसाद लाए जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ठीक है, जमा होते होते परतदार होते होते ये क्या, ये भाग भर जाता है, धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ चला आता है, भर जाता है, ठीक है। और इस पर जब भार बढ़ता है तो ये धसक, नीचे धसक भी सकता है, ठीक है, इस पर ध्वस्त भी हो सकता है, तो ये नीचे की गहराई भी थोड़ी बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भूसन्नति, अब जब इधर से फोर्स पड़ा, इधर से फोर्स पड़ा, तो ये जो अवक्षेप जमा हुआ, अवसाद जमा हुआ, निक्षेपण पदार्थ ऊपर उठ जाता है, वलय के रूप में ऐसे फोल्ड पड़ जाते हैं। वही वलय पर्वत निर्माण, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कई संकल्पनाओं में से एक है कि भूसन्नति के द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ऐसे, तो वही बताया कि सागर था, तो ये जो पहाड़ वगैरह बने हैं उसमें क्या है, रेतीले पदार्थ है, अवसाद है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या, रेतीला भाग है और वर्षा हो नहीं रही है, तो उसमें वनस्पतियां वगैरह नहीं रहे।
हिमालयी लोग जीवन में याक बहुत महत्वपूर्ण है। याक चूंकि सरवाइव करता है ऐसी कंडीशन को, वहाँ पर पाले जाते हैं। यहाँ याक आप देखेंगे कि काफ़ी ठंडे प्रदेशों में पाले जाते हैं, जैसे ऊपरी भाग, सिक्किम का भी ऊपरी भाग है जो सबसे ऊंचा वाला भाग, जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, वहाँ पर भी आप मिलेंगे आपको, ठीक है। लाचेन के ऊपर एक गांव है और वहाँ पर मिलते हैं। लाचेन सिक्किम में है। ये है लद्दाख में पेंगोंग झील। पेंगोंग झील ये आप देख सकते हैं लद्दाख में है, और खारे पानी के कारण यह अन्य झीलों से भिन्न है। ये कैसी है? खारे पानी की है पेंगोंग झील लद्दाख। इसके जल में खारापन आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से घुले खनिजों के कारण है। मतलब खारा कैसे हो सकता है? मतलब कोई भी जल खारा कैसे? समुद्र का जल पता है कैसे खारा हुआ है? नहीं पता होगा। समुद्र का जल, जैसे मान लो ये समुद्र है, अब यहाँ से चट्टानों से मान लो कहीं से नदी, जल का कोई स्रोत है, जल का स्रोत ऐसे बह के आ रहा है, ठीक है, ऐसे बह के आ रहा है और इसमें मिला आके, इस जल में मिल गया आके कोई धारा। अब इसमें कई छोटी छोटी धाराएं भी मिल गई अलग अलग से निकल कर इस प्रकार से, ठीक है, और एक बड़ा स्रोत, और भी धाराएं अलग से भी इसमें मिल सकती हैं। तो ये जो वर्षा का जल मान लो आ रहा है, तो वो जो वर्षा का जल होता है, और जल की क्रिया है, जब वो वेग से चलता है नीचे की ओर, ढाल भी है, तो उसमें क्या होता है? अपर्दन की क्रिया होती है। अपर्दन से क्या होता है? जो भी चट्टान है, जैसा भी वो उसमें जो है चट्टानी क्या है, अगर आपकी उसमें जो भी पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो उसके साथ मिल जाते हैं जल के साथ, और वो जल के साथ मिलकर कहाँ पे आ गया? जल कहाँ आ रहा है? इसमें समुद्र में। तो समुद्र में आकर वो इसमें मिल जाता है, तो उसी से ये जल लवड़ी हो जाता है। ये आसपास की चट्टानों से बहकर जल इसमें आया, इसने इस जल को लवड़ी कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये झील लवड़ी हो जाती। अब समय के साथ पवन और वर्षा ने पहाड़ों का अपर्दन कर जिस आकार में बदल दिया, उसे आप चित्र में देख सकते हैं। जो क्या बात कर रहे हैं, लद्दाख के शुष्क शीत और स्थल की, वहां पर अब वर्ष अपर्दन भी हुआ, चूंकि जलधाराएं भी निकलती कहीं पर थोड़ी वर्षा के, और पवन अपर्दन, वहां पर खासकर पवन अपर्दन होता है। पवन अपर्दन से और भी टीले वगैरह बन जाते हैं। कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी लद्दाख हिम तेंदुए, आईबैक्स और तिब्बती मृग जैसे अद्वितीय वन जीव का घर मिलेगा। मतलब बहुत कठिन परिस्थिति है रहने के लिए, फिर भी काफी जीव मिल जाएंगे, जैसे लद्दाख हिम तेंदुआ मिल जाएगा, आईबैक्स और तिब्बती मृग मिलेंगे, मृगमीज हिरण। अब आओ गंगा का मैदान। गंगा का मैदान पर्वत जैसे ही खत्म होता है, मतलब शिवालिक श्रेणी खत्म होने पर गंगा का मैदान प्रारंभ होता है। जैसे ये जो पर्वत बना, यहाँ से प्लेट आई, ये भूखंड आया, ठीक है, इससे टकराया, यहाँ पर पर्वत बना, तो यहाँ पर टूटन फूटन के कारण माना जाता है यहाँ पर खाई बन गई गहरी। क्या बन गई? यहाँ पर खाई बन गई। तो जब इससे नदियां निकली अपर्दन करती हुई, यहाँ पर चूंकि पहाड़ों पर बहुत तीव्र अपर्दन घाटी गर्तन होता है, वहां से अपर्दन करती हुई नदियों ने यहाँ पे आई, यहाँ पे निक्षेपण किया, तो उससे ये निक्षेपित होकर ये भाग बना हुआ है पूरा उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। जैसे ही हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदान में पहुंचते हैं। ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग रहे। यहाँ पर एक शब्द बताया आया है, उपजाऊ मैदान। अब जितने भी मैदान हैं जो निक्षेपण से बने हुए हैं, वो उपजाऊ क्यों होते हैं? ये बात यहाँ पर सोचने लायक है। क्वेश्चन है कि उपजाऊ क्यों होते हैं। आंसर है इसका, मिट्टी जो होती है उसकी जो उर्वरता शक्ति होती है, वो ऊपरी वाली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। कहाँ पर होती है? जैसे कोई सरफेस है, वहां पर जो ऊपर वाली मिट्टी है, उसमें सबसे ज्यादा उर्वरा शक्ति होती है, उपजाऊ चीजें होती, मिनरल्स होते हैं जो पौधों के लिए अत्यावश्यक। तो जब यहाँ से जल बह रहा है, ठीक है, जल बह रहा है, वो जल क्या करेगा? अपर्दन के कारण ये वाली जो सरफेस है, इसके कणों को ले जाकर अन्य जगह निक्षेपण जहां पर कर रहा है, तो ये जो उपजाऊ कण है वो वहां पर जमा हो गए, तो ये बेस्ट सॉइल रहती है जहां पर निक्षेपण होता है। तो पूरा गंगा का मैदान निक्षेपण से बना हुआ है, बेस्ट सॉइल गई वहां पर, बढ़िया उपजाऊ मैदान बन गया, इसलिए इसको उपजाऊ कहते हैं। इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित करती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में महत्वपूर्ण जीवन रेखा। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां अपनी सहायक नदियों का व्यापक जाल इस
से इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिज से समृद्ध कर दी, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और कृषि के लिए आदर्श बन जाता है। नदियां अपने साथ अनेक खनिज लाती हैं, वही बात है, अनेक खनिज लाती हैं और मिट्टी को उपजाऊ करते हैं वहां पर जमा करके, जिससे प्रचुर मात्रा में कृषि संभव होती है। नदियां जल विद्युत उत्पादन का भी एक स्रोत है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन मैदानी क्षेत्रों में रहता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप कहाँ रहना पसंद करें, जहाँ पर आपको आसानी से भोजन मिल जाए, रहने का बढ़िया सुविधा हो, बहुत ठंडी ना हो, बहुत गर्मी ना हो, ठीक है, अब आप कह दीजिए रेगिस्तान में रहोगे, रहेंगे, तो ज़्यादातर ऐसा जो जो क्षेत्र पाया गया मैदान, वहाँ पर हर एक सुविधा है, जल भी है, कृषि करने के लिए, खाने के लिए कृषि कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए क्या हो जाता है, वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा एकत्र रहते हैं, वहाँ पर अपने अधिवास कर लेते हैं। यह मैदान में आधुनिक कृषि पद्धतियाँ आप ट्रैक्टर से कर रहे हैं। ये दिल्ली का दृश्य है जहाँ पर घनी जनसंख्या बसी हुई है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में बहुफसली कृषि है, मतलब यहाँ पर कोई अन्न फसल है, यहाँ पर अन्न फसल है, मतलब एक क्षेत्र में काफी फसलें उगी हुई हैं। यहाँ पर धान की पश्चिम बंगाल में रुपाई हो रही है, जहाँ पर कुछ महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं ये सब कार्य कर। भारत के उत्तरी मैदान की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। अब परिवहन तंत्र क्यों विकसित हो गया, क्योंकि सपाट है, प्लेन है, प्लेन में आसानी से हम सड़क बना सकते हैं, रेल की पटरियां बिछा सकते हैं, इसलिए बहुत एक बड़ा तंत्र इसमें विकसित हो गया। सड़क और रेलवे तंत्र लंबी दूरी तक लोगों और माल की आवाजाही के लिए सुविधाजनक हो गए। जैसे कि आप अतीत के चित्रपट से संबंधित अध्याय में देखेंगे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और नदियों के उपयोग यात्रा के व्यापार में बहुत अच्छी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। ये देखिए, अब रेल की पटरियां, बहुत ज्यादा जाल विस्तृत है। गंगा के मैदान में अब परिवहन जल के माध्यम से भी कर रहे हैं लोग, जल के माध्यम पहले करते थे, अब तो हो गया, ठीक है, तो जल के माध्यम से भी एक बड़ा परिवहन कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि भारत में अधिकांश नदियों के नाम देवियों के नाम पर रखे गए, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि। जबकि ब्रह्मपुत्र का नाम एक अर्थ का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। गर्मियों में सूखने की अपेक्षा इस नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता? देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है कि ब्रह्मपुत्र नदियों में गर्मी में, वैसे खासकर नदियों की का जल स्तर गिरता है, इसमें बढ़ क्यों रहा है, कह रहा है। तो यहाँ पर चूंकि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत का जो ऊपरी यहाँ से निकलती है, तिब्बत, चीन से, मतलब तिब्बती से वहां से बहती हुई यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत। तो ये जो पूरा एरिया जितना ये कवर करके आ रही है, ये वाला भाग कैसा है, पहाड़ी है, यहाँ पर हिम बहुत मात्रा में जमी हुई है। यहाँ पर जब गर्मी आती है तो ये हिम पिघलती है, जिससे इसमें मात्रा जल की बढ़ जाती है। सीधा सा आसानी से इसका आंसर मिल जाता है। ये है गंगा का मैदान का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र, ये हिमालय पर्वत है। और ये वाला जो जाल आप नेटवर्क देख रहे, लाइटिंग वगैरह, ये गंगा का विशाल मैदान है। इसमें अनेक प्रकार के जानवर, बानर हो गया, ठीक है, चीता आदि हो गए, और एक वयस्क भारतीय घड़ियाल है जिसकी लंबाई 2.5 से 4, 4.5 मीटर होती है, वरिष्ठ है, मतलब एक काफी पुराना है, मतलब बड़ा है। घड़ियाल है, मोर है, इस प्रकार के चीजें मिलेंगी। अब आ जाते हैं हम विशाल भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के नाम से हम इसको जानते हैं। थार का मरुस्थल को समझते हैं, आइए। थार डेजर्ट, अगर हम भारत के मानचित्र पर पश्चिम की ओर बढ़े, कहाँ की ओर, पश्चिम की ओर, मतलब कभी दक्षिण की ओर बढ़े, अब थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़े, तो आपको एक पीलापन लिए क्षेत्र दिखाई देगा, पीला रेत है, पीला, यह क्षेत्र थार मरुस्थल है। आपको क्या दिखाई देता है, सुनहरी रेत के टीले, एक विशाल विस्तार, उबड़ खाबड़ क्षेत्र और व्यापक खुला आसमान। अब रेत के नीचे चट्टाने भी पाई जाती हैं। आप पर्टिकुलरली हम समझे पूरा रेत है, ठीक है, चट्टाने भी हैं जिन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े होकर वो रेत में बदल जाते हैं। थार का मरुस्थल, ये एक फोर्ट है, इसका नाम क्या है, जैसलमेर स्वर्ण नगरी,
पीला दिखता है, तो इसीलिए स्वर्ण नगरी इसको कहते हैं। भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है ये जैसलमेर किला। जैसलमेर किला। गर्मी बहुत पड़ती है। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति। रेत के टीले कब बनते हैं? जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसे आकृति प्रदान करते हैं। कभी कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते। रेत के टीले का मतलब रेत ऐसे हवा है, हवा ला रही है, जमाव कर रही है रेत का, कोई अवरोध मान लो इधर आ गया तो ये मिट्टी में जो रेत कण है वो यहाँ रुक रहे हैं, जमा होते होते इस प्रकार से एक टीला टाइप का बना देते हैं, तो वो रेत का टीला बन जाता है। इससे कई आकृतियां बनती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बनता है पवन खिड़की वगैरह, पवनकृत अपर्दन से बनती हैं, ठीक है। एक प्रकार के लूप बनते हैं, ठीक है, पहाड़ियां वगैरह बनती हैं। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। शुष्क मतलब यहाँ पर नमी बहुत कम है। इसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो मानव और पशु आवागमन को बाधित करता है। मतलब यहाँ पर बहुत जटिल परिस्थितियां हैं रहने के लिए, तो इसलिए एक अवरोध है, क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान रहता है। अब दिन में सूर्य के प्रकाश से रेत गर्म हो गया, तापमान बढ़ गया, और रात में एकदम अवशोषण हो गया तो बहुत ठंडी रातें हो जाती, अत्यधिक ठंडी और जल की उपलब्धता का अभाव है। इस कारण वहां पर लोग कम पसंद करते हैं। थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहां की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। उनका खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है। मतलब जहाँ पर लोग, फिर जैसे आप को कहीं जबरदस्ती छोड़ दिया जाए, आपके लिए कोई साधन नहीं आ, तो आप अपने आप को उसके अनुसार ढालने का प्रयास करते। पहले लोग क्या करते थे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालते थे, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अपने अनुसार प्रकृति को ढालने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं वहां पर, ऐसे जैसे ऊंट पालते हैं। अब ऊंट क्या है, प्यास एक बार पानी पी लेते तो कई महीनों पानी नहीं पीता, इसलिए ऊंट को पाला जाता है, ठीक है। और ऐसे पदार्थ का सेवन करेंगे और रहने के लिए अधिवास वगैरह बनाएंगे जहाँ पर गर्मी वगैरह कम रहे, तो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालने का प्रयास वहां पर उन्होंने किया। पुष्कर मेले में ऊंट विक्रेता थार मरुस्थल की सीमा पर है। ये देखिए जल, जल की वहां पर कमी रहती है। ये क्या है, ये जल जो वर्षा का जो भी होता है वहाँ इस माध्यम से यहाँ पर फिल्टर होता हुआ इस कुएं में एकत्रित हो रहा, ठीक है, ये क्रिया रहती। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्राय अपने परिवार के लिए जल और लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती, इसीलिए बर्तनों को स्वच्छ करने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए जब तक कि वे साफ ना हो जाए। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। मतलब वहां पर बर्तन धोने के लिए रेत को रगड़ रहे हैं, रेत से रगड़ रगड़ कर बहुत अच्छे से बर्तन साफ हो गया। मतलब जल 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 से नहीं धो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जल की कमी है। बर्तनों को किससे धो रहे हैं, रेत से धो रहे हैं। धोने के लिए जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं, एक बार धो लिया उसको दोबारा धोने का प्रयास, मतलब जल की उपलब्धता उनको समझ में आ रही है जल कितना महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे स्थानों पर आप लोग क्या करते हैं, जल को अंधाधुंध बहा रहे हैं। आजकल लोग, आप गाँवों में हमने बहुत अक्सर देखा है कि लोग तुरंत अपना अलग बोर कराकर समर वगैरह डालकर उसमें पानी बर्बाद कर। व्यवस्थाएं हैं, टंकी की व्यवस्था है, नलों की व्यवस्था है, फिर भी लोग समर डालकर अपना चला रहे, तो इससे पानी बहुत बर्बादी होती है। आप ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे, अब राजस्थान जाइए, राजस्थान में जल की उपलब्धता आपको समझ में आएगी, कितना महत्वपूर्ण है जल। कोई भी आप जो भी प्राकृतिक सोर्सेस हैं कितने महत्वपूर्ण है, आप उनका दोहन करोगे तो वो आपके लिए ही हानिकारक। किसी पौधे को सींचने जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है, मतलब उसका यूज कर रहे हैं, एक बार यूज कर लिया हमने फेंक दिया, दो दो बार एक ही बर्तन को दो दो बार हम जल से धो रहे हैं, वहां पर उसी जल से चार चार बर्तन धोए जा रहे हैं, ये अंतर देखिए। इसीलिए अगली बार जब भी आप नल खुला छोड़ें तो थार रेगिस्तान के लोगों को याद अवश्य करें, कितना अच्छा यहाँ पर पार्ट। अब इसमें भी कई पार्ट हैं। पहला है अरावली की पहाड़ियां। क्या है, अरावली की पहाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी है।
अरावली पहाड़ी सबसे पुरानी मानी जाती है। जब टुकड़ा साथ आ रहा था इधर की ओर तो वो उसमें था, विद्यमान था। जब वो पेंजिया का हिस्सा माना जाता है वहां पर, तब भी वो मौजूद था। ये कह रहे जब ये पेंजिया था, ये पूरा हिस्सा माना जाता है, तब भी अरावली पर्वत वहां पर पहाड़ियां थी। ठीक है, तो अलग हुई वो के साथ यहाँ पर आकर टकरा कर हिमालय नवीन है, लेकिन अरावली पर प्राचीन है, बहुत पुरानी। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर की है। याद रखना कि इसकी सबसे ऊंची चोटी अरावली पहाड़ियों में माउंट आबू है, जिसकी 1722 मीटर की ऊंचाई, लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 90 मीटर तक ऊंची हैं। अब ये रोचक नहीं है कि अरावली में स्थित माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थिति जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा आपको एक पूर्ण रूप से भिन्न भौगोलिक परिदृश्य ले जाती है। मतलब भौगोलिक परिदृश्य ही बदल गया, वहां पर एकदम रेगिस्तान था, यहाँ पर बढ़िया हरियाली आ गई। ठीक है, और सुनो, जब ये पहाड़ियां जो छोटी छोटी हैं, ये अपरदन से और छोटी हो गई जल वर्षा से आदि से। देखिए आप, अरावली का एक भाग है, इसको आप देखिए, ये ऊपर से चित्र है और ये रियल चित्र है, फोटो द्वारा, कैमरे के द्वारा लिया गया, और ये सैटेलाइट के द्वारा लिया गया। ये यहाँ पर देखिए ओम प्रकार की आकृतियां हैं, ये पहाड़ियां हैं पूरी। ठीक है, ये अरावली की पहाड़ियां इस प्रकार की स्थिति में है। तो यहाँ पर ये बीच बीच में जो भी जगह है वहां पर लोग अपना अधिवास कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु मतलब हवाएं चलती हैं तो वो इन पहाड़ों से टकराकर क्या करती हैं, वर्षा में बहुत भूमिका निभाती है। यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती है। मतलब जो पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये है, तो जो हवाएं हैं वो रेत को आगे इससे नहीं ले जाती, एक अवरोध बना दिया यहाँ से, आगे वो रोक रही हैं उस रेत को आगे से। अब जैसे कोई एक सरफेस है, यहाँ पर रेत है, इसके बाद यहाँ पर बढ़िया हरियाली है, तो अब यहाँ से अगर इधर की ओर हवाएं चली तो यहाँ का पूरा रेत उड़कर यहाँ पर भी आ जाएगा, इसको ऐसे कवर कर लेगा। कवर कर लिया तो ये भी मरुस्थल बन गया। इसीलिए मरुस्थल के विस्तार होते हैं हवाओं के जरिए, पूरा रेत उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित हो जाता है। इसमें पठार भी बनते हैं, लोयस का पठार, चीन का लोयस का पठार प्रचलित है। तो ये रोक रही है, अवरोध का कार्य कर रही है अरावली पहाड़ी इसको पूर्व में फैलने से। आप इस विषय में आगे विस्तार से और पढ़ेंगे। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबा जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियों से सदियों से खनन और निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित किया। मतलब इसमें बहुत संगमरमर मिलेगा आपको, ग्रेनाइट भी मिलेंगे इसमें, जस्ता, तांबा, ऐसे बहुत खनिज मिलते हैं। जावर में स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं शताब्दी से पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने वाले भारतीय विश्व में अग्रणी थे, मतलब पहले बहुत अग्रणी थे। चित्तौड़गढ़, कुंभनगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले यहाँ पर स्थित हैं। तो चित्तौड़गढ़, कुंभनगढ़, ये सब ऐसे यहाँ पर स्थित हैं। किला भी है, ये किला है अरावली से घिरा हुआ कुंभनगढ़ किला, इसका बॉर्डर है, देख सकते हैं आप। अब आ जाते हैं प्रायद्वीपी पठार पर, प्लेटू पर। त्रिकोणी, ये प्रायद्वीपी क्षेत्र कैसा है, त्रिकोणी है। भारत में अनेक पठार हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणी प्रायद्वीपी क्षेत्र। इसमें कई पठार शामिल हैं, इसमें पहाड़ियां हैं, तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। यह एक बहुत पुरानी भूमि संरचना भी है। यह क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर। इसे प्रायद्वीप पठार इसीलिए कहा जाता है। यह पठार 2 पर्वत श्रृंखलाओं, पहला पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट से घिरा हुआ, मतलब इधर पूर्वी घाट है, उधर पश्चिमी घाट है, बीच में ये दक्कन ट्रैप, इससे दोनों में घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं और प्राचीर की भांति पश्चिमी तट के साथ फैले हुए, मतलब एक इस प्रकार से फैले हुए हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ियां नहीं है, लेकिन हैं, काफी ऊंची हैं, और इसमें कुछ ही जगह ऐसे दर्रे हैं, 2-3 थालघाट, घोरघाट, जिससे इसको पार किया जा सकता है। और पूर्वी घाट छितरा है, छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्मित, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, ऊंचाई अपेक्षाकृत बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से जो पश्चिमी घाट से जो नदियां निकली
उन नदियों ने इसका अपरदन करके इसको काट छांट दिया है, पूरा कटा छटा कर दिया, ठीक है। और जब ये पठार से अचानक ढाल कम होता है, अब ये बीच में प्लेटू है, अब इससे अचानक जब जल गिरता है तो कई सारे प्रपात बनते हैं, ठीक है। आप इधर देखेंगे बीच वाले भाग में, आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले भाग में, पश्चिम बंगाल वाले भाग में कई एक प्रपात रेखा है जिसमें कई प्रपात शामिल, इसमें कई सुंदर झरने जो मानसून के मौसम में इसकी खड़ी ढालों पर बहते। पश्चिमी घाट यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यहाँ अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं तथा यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। पश्चिमी घाट उत्तरी भाग से पहाड़ियों नाम से जाना। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कैसा हुआ है? निम्न, छोटा है, छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित है, कटा छटा है, जो पूर्व तट के साथ फैले हुए हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है। समतल है जहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं और लाखों लोगों को जल भी प्रदान करती हैं, ठीक है। ये पश्चिमी पठार से इधर की ओर ये नदियां बहती हैं, अभी बताया था। यह पठार खनिजों, वनों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध है। बीच में चूंकि नदियां हैं और पठार है, उससे उपजाऊ अच्छी खासी फसलें उगाई जाती हैं, जो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बना। इस पठार का हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, मतलब पश्चिम से इधर की ओर बहुत मंद गति से ढाल है, जिससे नदियां इधर की ओर बहती हैं। यह छत्तीसगढ़ के घने जंगल अनेक आदिवासी समुदायों के लिए आवास प्रदान करते हैं। ये घना जंगल है, यहाँ पर अनेक प्रकार की खाने भी मिलेंगी, अनेक प्रकार की जनजातियां भी मिलेंगी जो इसमें अधिवास अपना बनाए हुए हैं। इसीलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती क्योंकि मंद ढाल है। पश्चिम से पूर्व पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी यहाँ से उद्गम होता है, जो कृषि उद्योगों और पन बिजली के लिए जल उत्पादन करते हैं। यहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती भी हैं, मतलब जो इधर से इधर की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां अरब सागर में गिरती, जो अरब सागर में गिरती। पठार पर स्थित घने जंगल आदिवासी समुदायों के आवास स्थली हैं, जिनमें संथाल, गोंड, बेंगा, भील, कोरक आदि सम्मिलित हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैलियां हैं जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी। इस प्रकार से ये जन आपका हो गया पठार। भारत में पठारों पर अनेक सुंदर जलप्रपात, क्योंकि यहाँ नदियां आसमान और चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती हैं, अचानक ढाल आ जाता है। जलप्रपात न केवल पर्यटक को आकर्षित करते हैं अपितु जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक होते हैं। ये जलप्रपात आप देख सकते हैं, पेरिया कानल, मुन्नार, केरल में समीप एक जलप्रपात है, ठीक है। यहाँ पर पावर हाउस भी है, ये जलप्रपात है। एक अचानक जब ढाल से जब जल गिरता है, खड़ा ढाल, वहां पर जलप्रपात बनता है। इसमें कई प्रकार की जानवर, जैसे पश्चिमी घाट में सिंह के समान पूंछ वाला बंदर है, ठीक है, ये शेर के समान पूंछ वाला बंदर है। किंग कोबरा यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिमी घाट में। और कई प्रकार के जीव जंतु, ये खाने हैं पठारी क्षेत्र में, कोयले की खदान है। इसके बाद आ जाते हैं तटी, भारत की अद्वितीय तटरेखा। ये मुंबई का क्षेत्र है, पश्चिमी तट पर स्थित भारत का वित्तीय केंद्र मुंबई। भारत की अद्वितीय तटरेखा है। भारत की तटरेखाओं पर अनेक सुंदर तट, चट्टानी, टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है तो कुछ पर काली सैलें पाई जाती हैं। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियां, कोरल लीफ पाए जाते हैं तो कई द्वीप घने जंगलों से ढके हुए। भारत के तट बहुत ही विस्मयकारी है। भारतीय तटरेखा 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। तटरेखा की बात कर रहे हैं। भारत की पश्चिमी घाट तट, पश्चिमी तट पर चलते हैं, जो कि इधर वाला भाग है। यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला पश्चिमी तट, यहाँ पे गुजरात से लेकर यहाँ तक तमिलनाडु तक ये पश्चिमी तट। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है, केरल तक है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है।
यहाँ की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों पर मुहानों का एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मतलब यहाँ ये घाट है, पश्चिमी घाट है, यहाँ से नदियाँ कुछ इधर निकल गई तो कुछ इधर भी निकलती हैं। तो इधर से जो नदियाँ निकली वो तीव्र ढाल है, चूंकि तुरंत वहां पर अरब सागर मिल जाते तो बहुत कटा छटा भाग कर देती। छोटी छोटी नदियां और जलोढ़ निक्षेप द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी अन्य भूआकृत जैसी संकरी खाड़ियों, ठीक है, एस्चुरी आज से बनी भूआकृतियां बनाते हैं। इस तट पर नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने सबसे बड़े, मतलब ये थोड़ी बड़ी नदियां हैं, लंबी हैं, तो इसलिए इनके मुहाने बड़े। ये देखिए तट रेखा है, पश्चिमी तट के एक भाग की हवाई दृश्य है, ये देख सकते हैं आप। ऊंचा ऊंचा भाग है, तुरंत इसमें तट है, बहुत ज्यादा तट नहीं है। तो अगर यहाँ से कोई जलधारा निकलेगी तो तुरंत इसमें मिल जाएगी, ज्यादा कटाव नहीं कर पाएगी, ज्यादा निक्षेपण नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर डेल्टा भी नहीं बनेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी घाट, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट से निकलने वाली बहुत कम डेल्टा बनाएंगी, ठीक है। पश्चिमी तट पर अनेक महत्वपूर्ण पत्तन और नगर वे भारत की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे। अब आओ पूर्वी तट पर। पूर्वी तट, ये वाला भाग हिमालय है, ये इधर पूर्वी तट आपका ये देखने को मिलेगा। भारत पूर्वी तट का उपग्रह दृश्य है। पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह गंगा के डेल्टा और कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जिसमें विस्तृत मैदान और नदियों के डेल्टा हैं, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनके प्रमुख डेल्टा रहेंगे। यहाँ चिल्का झील उड़ीसा में जो है, पुलकित झील आंध्र प्रदेश जैसी महत्वपूर्ण लैगून झीलें पाई जाती। लैगून एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुई झील होती है। मतलब लैगून झील को अंदर समझ रहे हैं, यहाँ से जल, समुद्र का जल आया और वो फिर एक अवरोध बन गया, तो यहाँ पर भरा रह गया जल, तो वो लैगून झील कहलाती। जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा अपने मुहाने पर जमा करती हैं, तब बनने वाली भूआकृति को डेल्टा कहते हैं। पता है डेल्टा क्या हो? त्रिभुजाकार, पंखाकार, कई प्रकार के डेल्टा बनेंगे। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आज जैसी नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे यह भूमि कृषि कार्यों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आओ भारतीय द्वीप समूह और समझ लो। भारतीय द्वीप समूह, द्वीप भी है भारत में। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को भारतीय द्वीप समूह कहेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप जो सागर से उठे हुए भाग हैं उनको। चारों ओर से घिरा हुआ भाग द्वीप, तीन ओर से घिरा हुआ प्रायद्वीप। जो भारतीय भू अधिकार का क्षेत्र है, भारत में दो प्रमुख द्वीप हैं, द्वीप समूह। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन द्वीपों में अनेक अद्वितीय वन्यजीव, सुंदर तट, प्रवाल भित्तियां और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कई प्राचीन जनजातियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन द्वीपों को अपना आवास बना लिया। अब लक्षद्वीप समूह समझो। लक्षद्वीप द्वीप समूह द्वीपों का समूह है जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अभी जो हमने बनाया था चित्र, यहाँ पर ये लक्षद्वीप आपको मिलेंगे। कई द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे टापू से निकल आते हैं, उन्हीं में द्वीप समूह है। ये मूंगे केरल से बने 36 बड़े द्वीपों का समूह है। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है। भारत का एक विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिससे इसमें मछली पकड़ने आदि ये सब संरक्षण, पर्यावरण आदि मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप सम्मिलित, मतलब ज्वालामुखी उद्गार से ये द्वीप बाहर उठाए हैं, जिन्हें दो अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। इनकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण। अंडमान द्वीप समूह अलग है, निकोबार द्वीप समूह अलग। देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां, जो कि हमको बहुत मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करती, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र में ये कोरल लीफ से वहीं प्रदान करते हैं। अंडमान द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियां, ये देखिए, ये अंडमान द्वीप समूह पास भारतीय नौसेना का पोत है, ये छोटा सा पत्थर है। ये द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह है, जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ सबसे कठोर परिस्थितियों में सेल्युलर जेल नामक कारावास में रखा गया था।
इसे उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए आज भी संरक्षित रखा गया है। यह बलिदान हमारे पूर्वजों ने हमको स्वतंत्र कराने के लिए दिए। हम इसके बारे में उच्च कक्षाओं में और चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा। जब हम द्वीप समूहों से वापस हिमालय के पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं तो हमें रास्ते में सुंदरवन दिखाई दे पड़ते हैं। यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियां के डेल्टा में स्थित, मतलब जो गंगा इधर से आई, उधर से ब्रह्मपुत्र आई, मिलकर बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि की अद्वितीय सम्मिश्रण है। सागर इधर से, नदियां और भूमि भी है। इसका लगभग आधा भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में, आधा भारत में और शेष बांग्लादेश में है। यह भी एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियां इसमें आवास करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। ये देखिए झरना है, ये आदिवासी सेवन सिस्टर जलप्रपात, मेघालय। 700 महीनों से उत्सव को खासी लोगों द्वारा, खासी लोग इस प्रकार की पुल वगैरह बनाते हैं। पूर्वोत्तर पहाड़ियां, पूर्व और उत्तर की जो और पहाड़ियां हैं, मतलब जो सेवन सिस्टर में पहाड़ियां। मानचित्र को देखिए और अब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपकी पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाली पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं और यहाँ पर वर्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, सुना होगा मानसिंह राम सबसे ज्यादा वर्षा। क्या आप मानचित्र पर दिखाई गई गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों को देख सकते हैं? मेघालय पठार की ये पहाड़ियां अपनी हरियाली, भारी वर्षा और लुभावनी जलप्रपातों के लिए जानी जाती है। यह विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है, जो इसे जंगल, अद्वितीय वन्य जीवों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध बनाता है। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित माओलिंगलांग गांव एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्मरणीय गांव अपनी स्वच्छता, बांस के कूड़ेदान, पर्यावरणीय अनुकूलन जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये गांव याद रखना, माओलिंगलांग गांव, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगले चैप्टर पर हम अगले दिन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और भी बच्चों के लिए ये मिल सके सामग्री, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो आपको वीडियो वगैरह आसानी से मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।